नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। एनएसजी में भारत की सदस्यता पर चीन का खुला विरोध, कहा सियोल बैठक में एजेंडे में नहीं ये मुद्दा, सदस्य देशों में मतभेद का दावा। रक्षा और नागरिक उड्डयन में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी, फार्मा में 74% एफडीआई को हरी झंडी, कांग्रेस ने कहा घरेलू निवेश पर ध्यान दे सरकार। जुलाई तक रिजर्व बैंक के नए गवर्नर का ऐलान, सर्च कमेटी गठित नहीं करेगी सरकार, 6 नामों पर होगा विचार। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में ईडी का 3 शहरों में तलाशी अभियान, आरोपी कंपनियों के 86 करोड़ के विदेशी शेयर जब्त, कई कागजात बरामद करने का दावा। दुनिया भर में कल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, संयुक्त राष्ट्र समारोह में 135 देश लेंगे हिस्सा, चंडीगढ़ के कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। और आइए देखते हैं पहली खबर। चीन ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का फिर से विरोध किया है। चीन ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है कि भारत इसके लिए आवश्यक शर्तों पर खरा नहीं उतरता है। भारत ने अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन राजनयिक तौर पर चीन का समर्थन हासिल करने के प्रयास जारी हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी में शामिल होने की भारत की कोशिशों में एक बार फिर अड़चन आ गई है। चीन ने कहा है कि 24 जून को सियोल में होने वाली एनएसजी की बैठक में भारत का आवेदन एजेंडे में नहीं है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि एनएसजी में नए देशों को शामिल करने पर सदस्य देशों में मतभेद बरकरार है। हमने कहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों को एनएसजी में शामिल करने पर चर्चा होनी चाहिए। चीन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उम्मीद जताई थी कि चीन भारत की सदस्यता का विरोध नहीं करेगा। पिछले हफ्ते विदेश सचिव एस जयशंकर ने बीजिंग में चीन के नेतृत्व से मिलकर भारत की सदस्यता पर बात की थी। अभी जब विदेश सचिव भी गए थे तो उन्होंने भी बातचीत में यही कहा कि आप हमारे बारे में क्राइटेरिया की बात करने के बजाय क्रेडेंशियल्स की बात करें तो अच्छा है। जहां तक भरोसे का सवाल है, मुझे लगता है अभी 23 तारीख में समय है और हम आशावादी हैं कि हम चीन को भी इसमें मनाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस बात के संकेत दिए कि एनएसजी की सदस्यता के तरीकों पर चीन के साथ अभी सहमति नहीं बनी है। इसी वजह से विदेश सचिव एस जयशंकर को पिछले हफ्ते चीन भेजा गया था, लेकिन उसके परिणामों के बारे में विदेश मंत्रालय ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। जहां तक चाइना का सवाल है, चाइना भारत की सदस्यता का विरोध नहीं कर रहा। चाइना क्राइटेरिया, प्रोसेस आदि की बात कर रहा है। अमेरिका और रूस सहित एनएसजी के ज्यादातर सदस्य देश भारत को शामिल करने का समर्थन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि तुर्की, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी इस मसले पर चीन के साथ हैं। इस बीच पाकिस्तान ने भी एनएसजी में सदस्यता के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसे चीन का परोक्ष समर्थन प्राप्त है। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की सदस्यता का अभी तक विरोध नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि इस मामले में भारत की विश्वसनीयता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर और बातचीत करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान पूर्व राजदूत शिवशंकर मुखर्जी साहब हैं। शंकर जी, स्वागत है आपका। और सर, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और चीन की ओर से जो ताज़ा कमेंट है, ऐसा लगता है कि जो सपना है एनएसजी में शामिल होने का, जिस तरीके के प्रयास हो रहे थे, उसको एक बड़ा झटका दिखता है। लगता तो ऐसा है। देखिए, फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स ये है कि हाईएस्ट लेवल तक, प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक भारतवर्ष ने अपना पूरा राजनीतिक पॉलिटिकल कैपिटल जो है इस उद्देश्य के पीछे लगाया है। अभी जो प्रधानमंत्री विजिट में गए थे स्विट्ज़रलैंड और मेक्सिको, अमेरिका का जो उसमें जोड़ के, तो खास वजह यही थी कि उन देश, वो जो एनएसजी के मेंबर्स हैं, उनका भी सपोर्ट लिया जाए, जो सपोर्ट मिला। लेकिन एनएसजी जो है वो कंसेंसस से एक्ट करता है, और जैसे आपने कहा, आपके रिपोर्ट ने भी जैसे स्ट्रेस किया, चीन इसमें बाधा डाल रहा है। सुषमा जी ने तो कहा कि विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन अगर चीन ये कहे कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंडिया ने साइन नहीं किया,
इंडिया के खिलाफ कुछ और सदस्य भी हैं जो इसमें रिजर्वेशंस रखते हैं, और अगर इंडिया को भी मेंबर बनाया जाए तो पाकिस्तान को भी मेंबर बनाया, इसका मतलब वो विरोध ही है। और कंसेंसस के हिसाब से जब एनएसजी काम करती है तो ये उद्देश्य, ये जो सपना जो आप कह रहे हैं, ये सफल होगा कि नहीं, ये मंजिल तक पहुंचेगी कि नहीं, मुश्किल लगता है। लेकिन इसमें एक बात और कहूँगा कि ये जो पूरी हम पॉलिटिकल कैपिटल लगा रहे हैं एनएसजी में, क्या ये सही है? क्या ये जो रिटर्न्स आएंगे हमारे मेंबरशिप से, ये जस्टिफाई करता है कि यही इतना? मेरा अगला सवाल था कि असल में जितनी हमने ताकत झोंक दी है, जी हाँ, जिस तरीके का प्रेस्टीज का सवाल बना लिया है, क्या वाकई हम मेंबर बनने के बाद उससे जो हासिल होगा वो इस लेवल का होगा जिसके लिए हम इतना एफर्ट कर रहे हैं? कुछ ओपिनियंस उन लोगों का जो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं, मेरे कुछ रिटायर्ड कॉलीग्स हैं जो इस सब्जेक्ट से डील कर चुके हैं, इनके डिस्कशंस के साथ इनके जो लेख हैं वो पढ़ने के बाद ये बात साफ नहीं है कि हमें इस टेबल पे अगर कुर्सी मिल जाए तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ हासिल कर बैठे हैं। देखिए, अभी एनएसजी शुरू हुआ था इंडिया को रोकने के लिए 1974 हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद। अब उसमें 48 मेंबर्स हैं, उसमें छोटे छोटे देश भी हैं जिनका न्यूक्लियर सप्लायर का रूप जो है बहुत ही छोटा है, लेकिन वो मेंबर्स हैं। क्रोएशिया है, बेलारूस है, माल्टा है, साइप्रस हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भारतवर्ष एक एक्सक्लूसिव क्लब में जा रहा है। देखिए, अभी हमें एक न्यूक्लियर वेवर मिल चुका है विद द यूएस न्यूक्लियर डील, और वो बहुत अच्छी बात है। उसके जरिए, उसके यूएस के सपोर्ट के साथ हमें एनएसजी से एक वेवर भी मिल चुका है जिससे हम न्यूक्लियर कमोडिटीज में जो लिस्ट्स थे, जो मना थे, उसमें हम अब ट्रेड कर सकते हैं। और ये वेवर सिर्फ इंडिया को दिया गया था, इसमें कोई सवाल ही नहीं था कि पाकिस्तान या कोई भी देश और शामिल हो। और हम अब जब एनएसजी का मेंबरशिप ले रहे हैं, हमें कुछ खास एडवांटेज नहीं मिलेगा इन देशों से कि गारंटीड उनके पास जो न्यूक्लियर नो हाउ है या मटेरियल है हमें वो देंगे। वो डिसीजन उन देशों का ही होगा, पहले भी और अब भी। सिर्फ जो मनाही है वो अलग हो जाएगी बस। और हमें मेंबरशिप होने के नाते, अगर हम फ्यूचर में इस पोजीशन में हो कि हम न्यूक्लियर पीसफुल यूजेस के लिए न्यूक्लियर मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर सकें, वो हमें उनके सारे गाइडलाइंस फॉलो करने होंगे। जो न्यूक्लियर वेवर, जो न्यूक्लियर डील हमें अमेरिका से मिला था, उसके भी कांग्रेस ने एक हाइड एक्ट पास कर दिया था कि हर साल यूएस प्रेसिडेंट को, यूएस कांग्रेस को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि भारतवर्ष ये जो चारों रेजीम हैं इनके गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, चाहे वो मेंबर हो या ना हो। तो इस समय हमने जो एनएसजी का मेंबरशिप के पीछे इतनी जो ताकत लगा दी है, इसमें एक तरफ से कुछ खास डायरेक्ट एडवांटेज तो नहीं मिल रहा जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है न्यूक्लियर डील की वजह से और एनएसजी का वेवर की वजह से, और कुछ कंस्ट्रेंट्स ऊपर से हमारे ऊपर आ जाएंगे हमारे ओवरऑल न्यूक्लियर एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेजिम में। तो ये एक अनमिक्स ब्लेसिंग नहीं है। ये थोड़ा, ये कंफ्यूजन मेरे ख्याल से हमारे सरकार को थोड़ा क्लियर करना चाहिए था या सोचना चाहिए था, क्योंकि ये जो ओपिनियन है ये काफ़ी एक्सपर्ट्स में मैंने देखा है। क्योंकि ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जो हमारे पास वेवर अभी हैं उसके बाद हमें उससे ज़्यादा हम हासिल कर पाएंगे, वो नामुमकिन दिखता है। और ऊपर से ये एनएसजी के मेंबरशिप के पीछे जो हम पड़े हुए हैं, पहले जो हमारा न्यूक्लियर डील था, वो जो वेवर मिला था जिसके जरिए हमें दरवाजा खुल गया था ट्रेड और न्यूक्लियर मटेरियल पीसफुल यूजर्स के लिए और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वगैरह जो हम हासिल कर सकते हैं, उसमें सिर्फ इंडिया का ही वो वेवर था, उसमें बाकी कुछ नहीं था। अब एनएसजी के मेंबरशिप के पीछे जो हम पड़े हुए हैं, इसमें चीन जो पाकिस्तान का खास दोस्त है, खास मेंटर है, खास सपोर्टर है, और चीन के पॉलिसीज इसके बारे में सभी जानते हैं। इनको एक एक्सक्यूज मिल गया है कि ये पाकिस्तान का नाम घसीट के बीच में लाएं, और एक और कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आ गई है। तो ये भी रेलेवेंट फैक्टर्स हैं कुछ। एक सर आखिरी सवाल, इन सब के बीच में, क्योंकि सरकार ने ज़रूर आकलन किया होगा, स्टडीज उन्होंने आकलन किया होगा, क्या आपको एक बड़ी चीज़ दिख रही जिसके लिए हम लगातार, मैं कहूँ कि इतनी ज़्यादा पुशिंग हो रही है, इतना ज़्यादा हम एफर्ट करते नज़र आते हैं? देखिए, दो बातें। हाँ, ये आप बहुत ही सही सवाल कह रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पॉलिसी स्टेट की जाती है और वो हमें
बॉक्स इन कर लेती है। एक बार कह दिया तो उसके पीछे इज्जत समझिए, पीआर समझिए, अपना फेस सेविंग समझिए। तो जैसे दो उदाहरण है, एक तो ये एनएसजी का, ये मैं नहीं कहता कि जो स्केप्टिक्स हैं जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो सही हैं, लेकिन ये ओपिनियन है, ओपिनियन ये तो साफ पब्लिक डोमेन में आ चुका है। दूसरी है जो हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं विद द राइट ऑफ वीटो। जो भी विजिटर आता है आजकल, जैसे पुराने ज़माने में कश्मीर के मुद्दे लेके हमारे जर्नलिस्ट पूछते थे, आजकल जो भी हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट या इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर इंपॉर्टेंट इंडिया में आता है तो सबसे पहले हम जॉइंट स्टेटमेंट या कुछ स्टेटमेंट निकालते हैं कि इन्होंने हमें सपोर्ट कर दिया परमानेंट मेंबरशिप सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। और ये बहुत क्लियर है कि ये इन द नियर फ्यूचर या मीडियम टियर फ्यूचर नहीं होने वाला। बिल्कुल सच है। लेकिन एक बार हमने जब अपनी पॉलिटिकल कैपिटल इसके पीछे लगा दी तो एक बार फंस जाता है, नेशंस भी फंस जाते हैं। उसके पीछे हटना सरकार सोचती है कि शायद फेस सेविंग करना पड़े, भारतवर्ष डर गया है, भारतवर्ष का जो कमिटमेंट है वो टोटल नहीं है। तो ऐसे भी स्थितियां होती हैं। चलिए सर, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। अकाल और सूखे से बेहाल राजस्थान, जल संकट से बेहाल जानवर और इंसान, डार्क जोन में अधिकतर इलाका। देखिए राजस्थान में अकाल पर राज्यसभा टीवी की खास पड़ताल, रविवार रात 9 बजे और मंगलवार दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सोमवार को केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी। फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से कारोबारियों को अब सहूलियत होगी। केंद्र सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कई सेक्टर में एफडीआई नियमों में ढील दी है। जहां रक्षा क्षेत्र में अप्रूवल रूट से 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है, वहीं फार्मा सेक्टर में ऑटो रूट से 74% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने नगर विमानन क्षेत्र में भी एफडीआई नियमों में बदलाव का ऐलान किया है। एविएशन सेक्टर में 100% एफडीआई का ऐलान किया गया है। पशुपालन और व्यापार में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। सरकार ने ई कॉमर्स के जरिए फूड प्रोसेसिंग में भी 100% तक एफडीआई को मंजूरी दी है। इसके अलावा केबल नेटवर्क, डीटीएच और मोबाइल टीवी में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई को मंजूरी मिली है। Will now find greater reasons to sectorally source themselves and also to make sure that there is greater clarity in terms of the caps, in terms of the process of approval. देश में रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने के मकसद से एफडीआई व्यवस्था को उदार बनाया गया है। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। विपक्ष ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया है। हालांकि जानकार इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। ये पैनिक रिएक्शन है और इससे ज्यादा कोई अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं आने वाला है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं आएगी। डेफिनेटली फायदेमंद है, क्योंकि हमारा एम क्या है, हमने मेक इन इंडिया प्रोसेस इसीलिए चलाया था ताकि लोग यहाँ पर आए बनाएं। देश में हाल के सालों में निवेश में इजाफा हुआ है। 2013-14 में जहां 36.04 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ, तो वहीं 2015-16 में ये बढ़कर 55.46 बिलियन डॉलर हो गया। हाल के सालों में ये सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रहा है। सरकार के ताजा फैसले से आने वाले दिनों में एफडीआई में और इजाफा होगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक का नया गवर्नर चुनने के लिए सरकार कोई सर्च कमेटी गठित नहीं करेगी। पीटीआई के मुताबिक जुलाई के आखिर तक रघुराम राजन के उत्तराधिकारी की घोषणा की जाएगी। नए गवर्नर के चयन का काम जारी है।
पीटीआई के मुताबिक सरकार 6 नामों पर विचार कर रही, जिनमें भारतीय स्टेट बैंक की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य से लेकर रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण तक शामिल हैं। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद में 10 जगहों पर तलाशी ली। पीटीआई के मुताबिक ये तलाशी अभियान उन कंपनियों के यहाँ हुआ जिनका नाम इस सौदे में आया है। ईडी ने इन कंपनियों की ओर से दूसरे देशों में रखे गए 86 करोड़ रुपए के शेयर भी जब्त कर लिए, साथ ही कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। निदेशालय ने पिछले दिनों नया आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को आरोपी बनाया गया था। एजेंसी ने साल 2014 में एफआईआर दर्ज की थी। कर्नाटक में सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद बगावत बढ़ती जा रही है। मंत्रिमंडल से हटाए गए कई मंत्रियों के समर्थकों ने आज मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के घर के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस विधायक अम्बरीश ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र विधानसभा स्पीकर को भेजा, लेकिन डिप्टी स्पीकर ने इसे स्वीकार नहीं किया। अम्बरीश समेत 14 मंत्रियों को रविवार को मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। वहीं 13 नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया। पार्टी ने दिनेश गुंडूराव को प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। सीपीएम की सर्वोच्च निर्णायक समिति सेंट्रल कमेटी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ समझौते को पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बताया। सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की 3 दिवसीय बैठक के आखिरी दिन बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन के फैसले को लेकर सदस्यों में मतभेद सामने आ गए। अनुशासनहीनता के आरोप में जगमती सांगवान को पार्टी से निकाल दिया गया। दिल्ली में सीपीएम सेंट्रल कमेटी की बैठक के आखिरी दिन पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम में मिली हार पर मंथन हुआ। सेंट्रल कमेटी ने माना कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ समझौता पार्टी की राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ था। The Central Committee concluded that the electoral tactics adopted in West Bengal were not in consonance with the Central Committee decision for not having an alliance with the or an understanding with the Congress Party. This, the Central Committee noted, should be rectified. बंगाल चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के फैसले को लेकर सेंट्रल कमेटी के सदस्यों में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। समिति की सदस्य जगमती सांगवान ने कांग्रेस के साथ रिश्तों को पार्टी की राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ मानते हुए सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जो हमारे पीबी ने कहा कि ये हमारी पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन के संगति में नहीं था, मैं ये फील करती हूँ कि उसकी संगति में नहीं था। केवल ऐसा नहीं है, बल्कि वो हमारी जो पॉलिटिकल टैक्टिकल लाइन थी उसकी भावना के खिलाफ है, उसका वायलेशन है, उसको तोड़ा गया है। मीटिंग चल रही थी, हमें तो पता ही नहीं था। बाहर जाकर उन्होंने कह दिया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये हुआ मीटिंग में, तो इसीलिए कहना इसके वजह से निकाल दिया, उसके वजह से निकाल दिया, निकाला नहीं है, वो चले गए इस्तीफा दे के। सेंट्रल कमेटी की बैठक में केंद्र की एनडीए सरकार के 2 साल के कामकाज की समीक्षा की गई। पार्टी ने माना कि सरकार रोजगार सृजन, अर्थव्यवस्था में मजबूती और महंगाई रोकने में नाकाम रही है। सीपीएम ने बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों की निंदा भी की। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मामले में गुजरात विश्वविद्यालय ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। विश्वविद्यालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है। अदालत ने सूचना आयुक्त और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विश्वविद्यालय की दलील है कि वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता और इसीलिए ये आदेश उस पर लागू नहीं होता। 29 अप्रैल को आयोग ने विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री की डिग्री की जानकारी मुहैया कराने के आदेश दिया था। दिल्ली के टैंकर घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एफआईआर दर्ज की है। एसीबी प्रमुख एमके मीणा ने कहा है कि इसमें पूर्व की कांग्रेस सरकार और वर्तमान आम आदमी पार्टी की सरकार पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से पूछताछ भी हो सकती है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश से लेकर विदेश तक इस मौके पर कई कार्यक्रम होंगे। संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में 135 देश एक साथ योगा करते नजर आएंगे, तो चंडीगढ़ में मुख्य कार्यक्रम होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।
मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश विदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। भारत में इसका सबसे बड़ा कार्यक्रम चंडीगढ़ में होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हजारों लोगों के साथ योग करेंगे। उन्होंने योग दिवस से एक दिन पहले सूर्य नमस्कार से जुड़ा डाक टिकट भी जारी किया। हमने 30,000 कैपेसिटी का ग्राउंड लिया था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था, लेकिन हमारे पास 1 लाख से भी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आ गए, लोग ज्वाइन होना चाहते थे, तो बाकी उसमें उन लोगों को हमने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है। इतना बड़ा इंतजाम है। दिल्ली में भी बड़े स्तर पर योग दिवस मनाने की तैयारियां की गई हैं। आयुष मंत्रालय ने एनडीएमसी के साथ मिलकर कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में कई तैयारियां की हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। योग दिवस से एक दिन पहले भी कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड में पुरस्कार भी वितरित किए। उन्होंने योग को तनाव से छुटकारे का कारगर इलाज बताया। एक तरफ मन ऊंची उड़ान लेता है, लेकिन साथ ही आज एकेडमिक स्ट्रेस के जमाने में ये आज महत्वपूर्ण हो गया है कि मन को शांति की, ठहराव की और स्थिरता की भी बहुत बहुत जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल एक प्रस्ताव के जरिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। विश्व संस्था के मुख्यालय ने इस मौके पर अपनी इमारत के बाहर योगासन मुद्रा वाली तस्वीर भी प्रदर्शित की है। The most important, of course, is to have a very large number of participants from a very diverse group. For the first time, more than 135 countries are going to be represented at the yoga event on 21st. वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योग की सफलता के लिए शराबबंदी का मंत्र अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि भारत में योग के सही परिणाम तभी सामने आएंगे जब मोदी सरकार बिहार की तर्ज पर पूरे देश में शराब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करेगी। लेकिन कौन से योग का प्रचार कर रहे? शराब के साथ योग का नहीं चल सकता है। अगर वाकई योग के हिमायती हैं, तो शराब को बंद कर दीजिए और कम से कम भाजपा शासित राज्यों में बंद कर दीजिए। हम लोग भी आपके साथ खूब ढोल बाजा के साथ जाएंगे कि योग करो, अगर शराब बंद कर दीजिए। मंगलवार को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और भारत सरकार ने देश दुनिया के कोने कोने तक योग की गूंज पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली है। इस मौके पर चंडीगढ़ और दिल्ली के अलावा देश के कई हिस्सों में एनडीए सरकार के मंत्री भी लोगों के साथ योग करते नजर आएंगे। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इसरो की ओर से रिकॉर्ड 20 उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए 48 घंटे की उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 जून को सुबह 9:25 पर इनका प्रक्षेपण होगा। प्रक्षेपण के लिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV-C-34 का इस्तेमाल होगा। इनमें भारत का भू सर्वेक्षण अंतरिक्ष यान कार्टोसैट 2 भी शामिल है। इसरो के इस मिशन में 17 विदेशी उपग्रह शामिल हैं। इन सभी उपग्रहों का कुल वजन 1288 किलोग्राम है। विदेशी उपग्रहों में अमेरिका के और कनाडा के 2 उपग्रह शामिल हैं। साथ ही जर्मनी और इंडोनेशिया के भी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के आरोपी नासिर को आज अहमदाबाद लाया गया। गुजरात एटीएस ने रविवार को बेलगाम से नासिर को गिरफ्तार किया था। नासिर के आतंकी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का शक है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और बेटी को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं है। सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में ये जानकारी दी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। ओआरओपी के लागू करने के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कमेटी को 14 जून तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब नई तारीख के मुताबिक कमेटी दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी दूसरी चीन यात्रा के दौरान बीजिंग में निवेशकों को न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर चीनी निवेशक राज्य में निवेश करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें हर संभव मदद देगी। शीना बोरा मर्डर केस में इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्याम राय को सरकारी गवाह बनाया गया है। ड्राइवर ने खुद को मर्डर केस का तशदीद बताया है और वो खुद भी इस हत्या में शामिल था। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के चलते राजीव चौक मेट्रो स्टेशन सुबह 8:30 बजे तक बंद रहेगा।
दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर ये जानकारी दी। इंडोनेशिया में आई बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 47 पहुंच गई। इंडोनेशिया के जावा में भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई लोग लापता हैं। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रही हिंसा को संयुक्त राष्ट्र ने मानवता के खिलाफ अपराध बताया। यूएन की मानवाधिकार रिपोर्ट में म्यांमार सरकार को देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को सुधारने के लिए कहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब एक महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे की गिरावट के साथ 67 रुपये 31 पैसे पर बंद हुआ। 24 मई के बाद आज रुपये में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को आई। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मैच में भारत ने 10 विकेट से जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे ने पहली बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 100 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने 41 गेंद शेष रहते हासिल किए।